Hello, boys and girls. Welcome to Daily Learn Accountancy class for class standard 11th. So, yesterday we spoke about what is accounting, uska zarurat kya hai, why, who are the users of the accounting, and etc. etc. So, and we left it at accounting terms. So, ठीक है. To begin with, we need to start with what we left at. So, I'll just revise you for some terms. पहला टर्म जो हमने पढ़ा था वो था एंटिटी. Entity, what was entity? A specific identifiable organization which is able to conduct the business on its own, which is able to have an identity of its own. जैसे एक identity है, जैसे एक sole proprietorship है, तो आप उसका पैन कार्ड ले सकते हैं, तो वो that moment एक specific identity बन जाती है. So इस entity में every form of business is included, like the companies, the sole proprietorship firm, the partnership firm, the cooperative societies, etc. Second term हमने पढ़ा था transaction. ट्रांजैक्शंस हमने ये बात की थी कि ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक दो एंटिटी के बीच में किसी वैल्यू ड्रिवन इवेंट का, वैल्यू ड्रिवन से मेरा मतलब है कि कोई भी तरीके का आदान प्रदान होता है जिसमें मॉनेटरी टर्म इंक्लूडेड, मॉनेटरी यूनिट इंक्लूडेड होती है. जैसे एक मैंने शाम से माल खरीदा, 10,000 का माल खरीदा. जो मैंने ये माल खरीदा, जो परचेज किया, ये एक इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट है. और जो 10,000 का माल खरीदा वो एक मॉनेटरी वैल्यू है उसकी. तो जैसे ये हुआ, ये घटना हुई, तो इसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं. ये बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए. तीसरा हमने पढ़ा था एसेट्स. ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है और जिन्हें हम आज एक्वायर कर रहे हैं एट अ वेरी सब्सटैंशियल प्राइस भी. इट्स नॉट नेसेसरी कि ये ही डिसाइडिंग फैक्टर है, बट जनरली एसेट्स सब्सटैंशियल होते हैं. लाइक अगर आपका रॉ मटेरियल परचेज यदि 10,000 20,000 का है, तो आपका एसेट्स का परचेज 50,000 1 लाख ऐसे स्टार्ट होगा. इट्स जस्ट अ थंब रूल, इट्स नॉट अ रूल कि 10,000 का एसेट नहीं हो सकता. जी नहीं, 10,000 का एसेट भी हो सकता है. सो अगेन, एसेट्स का मतलब है कि ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में अक्रू होगा और जो हमें सालों साल बेनिफिट देते रहेंगे. एसेट्स में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था करंट एंड नॉन करंट के बारे में. उसके बारे में हम जैसे हम बैलेंस शीट के चैप्टर पे जाएंगे तो और ज्यादा डिटेल में हम इसे डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे. सेकंड, नेक्स्ट आपका आता है लायबिलिटीज. लायबिलिटीज हमने कोई हमारा ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे फॉर एनी टू एनी पार्टी, द डेट और द एक्सपेंस रिगार्डिंग एनी ऑब्लिगेशन जब हमारा बन जाता है तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है. पर वो ऑब्लिगेशन हमारा करंट नहीं है, वो हमारा ऑब्लिगेशन फ्यूचर है. बैंक लोन हमने लिया है, 1 लाख का बैंक लोन लिया है, लेकिन हमें उसको 5 इयर्स में रीपे करना है. तो जैसे ये 5 इयर्स का स्पैन आ गया तो हमारा ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन गया. यही अगर हमने ओडी लिमिट ले रखी है, ऑन दी 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ओडी लिमिट इज स्टिल देयर, तो उस ओडी लिमिट को यदि 31 मार्च को जो ओडी लिमिट है वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है. ऐसा ही हमने एक चार्ट लायबिलिटीज का देखा था जो कि करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज का है. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दोनों चार्ट अवेलेबल है, एसेट्स के लिए भी और लायबिलिटीज के लिए भी. आज हम बात करते हैं बाकी की टर्म्स की, जो बहुत कॉमनली रोजमर्रा की लैंग्वेज में अकाउंटिंग में यूज होती है, हमारे बिजनेस में यूज होती है. और हो सकता है कि अगर हम बिजनेस अकाउंटिंग से टच में नहीं है फिर भी हम कहीं ना कहीं उनको यूज करते हैं. तो आज हम उनके बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद हम कवर करेंगे हमारे गैप. गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज जो हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स है कि जो होना चाहिए, जो एक प्रिस्क्राइब्ड है कि हाँ इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सो हम गैप पे सेकंड पार्ट पे आएंगे, पहले हम ये टर्म्स करेंगे. सो अब आप जैसा कि लायबिलिटीज के बाद देख रहे हैं कैपिटल. कैपिटल भी हमने कल डिस्कस किया था. कैपिटल में भी यही था कि द अमाउंट और एसेट्स प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस, दैट इज दिस ओनर्स क्लेम्स अगेंस्ट द बिजनेस एसेट्स. मतलब अगर एसेट कल को बिजनेस लिक्विडेट हो रहा है और उसका पैसा आता है तो उसमें पहला मालिकाना हक मालिक का होगा, क्योंकि स्टार्ट उसी ने किया था, तो उसका क्लेम उसे वापस पे किया जाएगा. दैट इज कैपिटल. पार्टनरशिप, अभी प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही होता है, एक ही पर्सन होता है जिसने कैपिटल लाई है. आप आगे पार्टनरशिप के बारे में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. तो पार्टनरशिप में तो 3 पार्टनर होते हैं. जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो तीनों पार्टनर की कैपिटल्स का रेशियो क्या है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये सब देखते हुए काफी इंपैक्ट आता है कि हमें कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है. तो इन दैट केस कैपिटल का डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन होता है और मे बी सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन बट टुवर्ड्स कैपिटल, टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन बिजनेस जो होता है, जो ओनर लेके आता है बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सेल्स.
अच्छा, सेल्स ये है टोटल सेल्स का जो डेफिनेशन है वो ये है कि टोटल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स एंड विच इज सोल्ड टू द कस्टमर्स। जो हमारा जो मान के चलिए कि ट्रेडिंग कंसर्न है, हम माल एक जगह से खरीदते, सपोज हम बैंगलोर से माल खरीदते हैं और मैसूर में जाके बेच देते हैं, तो हम एक ट्रेडिंग कंसर्न है। अब इस ट्रेडिंग कंसर्न में सेल्स किसे कहा जाएगा कि हमने कितने रुपए की सेल्स, कितने रुपए का माल बेच दिया, कितने रुपए के बिल कटे और कितने रुपए का माल हमने बेच दिया। अब हमें ये ध्यान रखना है इसमें कि ये जो माल हमने बेचा है ये हमारे रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का माल होना चाहिए। जैसे अब हमारा कोई जैसे कोई फर्नीचर का पीस था, हमने ले तो लिया एज एसेट्स, लेकिन अब हम उसे यूज नहीं करना चाहते, तो हमने कोई फर्नीचर डीलर को ढूंढ के उसको हमने मतलब बेच दिया, तो ये गुड्स का सेल नहीं है। फर्नीचर, हम फर्नीचर में डे टू डे बेसिस पे डील नहीं करते हैं, हम डील करते हैं हमारे गुड्स पे। सपोज हमारा गुड्स है पेन्स है, हम पेन्स में डील करते हैं। तो जब हम पेन्स का अमाउंट इकट्ठा करेंगे कि अच्छा ए को 10,000 बेचा, बी को 20,000 बेचा, सी को 30,000 बेचा, तो जब हम इस ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, जो अमाउंट हमारे पास आता है उसे कहते हैं हम सेल्स। अब ये जो है ये क्रेडिट भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कैश सेल्स है तो ही हम उसे कैश में हमने बेचा है तो ही हम उसे हमारी सेल्स मानेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इट हैज टू बी लाइक इट हैज टू बी थॉट फ्रॉम अ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमने क्रेडिट पे सेल कर दिया है दैट मीन्स हमारा राइट क्रिएट हो चुका है पैसा रिसीव करने का। तो जब जिस पॉइंट पे हमने क्रेडिट पे सेल किया उसी पॉइंट पे हम उसे सेल मान लेंगे। तो अब अगेन बात आती है कि ये कहाँ शो होता है। हमारा एक P&L बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें ये क्रेडिट साइड पे शो होता है क्योंकि ये हमारी इनकम है। वो पहला स्टेप है हमारा नेट गेन या नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस को पता लगाने का। जब तक हम ऊपर ये नहीं लिखेंगे कि हमें कितना मिला, तो उसमें से हमारा कितना खर्चा हुआ, तब तक हम नेट रिजल्ट पे नहीं आ सकते। तो ये जो सेल्स आइटम है ये बहुत क्रूशियल है। और एक बात और ध्यान रखिए, दिस इज नेट ऑफ सेल्स रिटर्न। जैसे हम कोई माल बेचते हैं, हमारा कस्टमर आया लेके गया, लेकिन उसको पसंद नहीं आया, वो अगले दिन आके हमको रिटर्न करके पैसा लेके चला गया, तो ये क्या हो गया, ये सेल्स रिटर्न हो गया। तो अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स दिखाते हैं तो हम लिखते हैं बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। तो ये नेट सेल्स होती है कि जो हमारी रिटर्न्स लॉस वगैरह सब कुछ हटा के जो हमारी शुद्ध सेल्स हुई है कि हाँ इसके अगेंस्ट हमें पैसा आया है या आने वाला है, तो उसे हम सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यूज। अब ये रेवेन्यूज क्या आता है, ये टर्म आपको बहुत सुनने को मिलेगी थ्रू आउट आपके 11th-12th की जर्नी में भी, और आगे भी अगर आप कोई हायर एजुकेशन कोर्स करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी है, कोई भी कोर्स आप करते हैं, तो ये रेवेन्यू टर्म आपको बहुत ज्यादा सुनने में मिलेगी। रेवेन्यू जो है वो काफी ब्रॉड टर्म है। एक तरीके से जो ये रेवेन्यू है ये सेल्स को इंक्लूड करता है। रेवेन्यू ऐसा नेचर है जो बिजनेस के डे टू डे आपके डे टू डे ऑपरेशंस में आपको कोई इनकम कोई गेन कोई इस तरीके से हो जाता है। जैसे आपने आपका ऑफिस है, आपने नॉर्मल आप सर्विस रेंडरिंग का आपका बिजनेस है सपोज, उस ड्यू कोर्स में आपने आपके आपके पेपर्स का बहुत काम होता है, पेपर्स बहुत इकट्ठे होते हैं, आप रद्दी बेचते हैं, इतनी रद्दी बेचते हैं कि वो मटेरियल अमाउंट बन जाता है। तो अब वो जो स्क्रैप का सेल है वो आपका नॉर्मल डे टू डे बिजनेस तो है नहीं, पर वो स्क्रैप का सेल आपके पास पैसा तो आ रहा है, तो आपको अकाउंट्स पूछेगा कि ये कहाँ जाएगा, तो ये हमारे रेवेन्यू आइटम में अदर इनकम में ऐड हो जाएगा। तो रेवेन्यू सेल्स तो इंक्लूड करता ही है, उसके अलावा भी जो दूसरे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हमारे को गेन्स होते हैं, जो हमारे को रिसीट्स होती है, जैसे अब हमने कोई ग्राउंड रेंट पे दिया हुआ है, उसका रेंट हमें आया, या हमारे हमारे जो डेटर का है उसका कोई ऐसा सिस्टम है कि हमें इंटरेस्ट रिसीव होना है उससे, तो इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू में कवर हो जाता है। सो रेवेन्यू बेसिकली इज इक्वल टू सेल्स प्लस अदर इनकम। सो इसका स्कोप काफी ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू सेल्स। नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्सपेंसेस। अब जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बिजनेस में, जाहिर सी बात है अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न भी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी है, तो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए हमें एक्सपेंस करना होता है रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। जो कॉस्ट इनकर्ड होती है बिजनेस की इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग द रेवेन्यू, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हमारी कॉस्ट इनकर हुई है उस सबको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे, जैसे आपका ऑफिस बिल्डिंग रेंट पे आपने लिया हुआ है, तो आप रेंट पे करते हैं, तो रेंट क्या है, आपका एक्सपेंस है। अब आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में स्टेशनरी आती है और काफी सारा दूसरा स्टेशनरी का सामान आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, या ऑफिस को मेंटेन करने के जो खर्चे होते हैं, तो वो आपका एक्सपेंसेस में कवर हो जाता है। अब जो बात आती है, हमारा एक और आइटम है
काफी फेमस आइटम है वो, उसका नाम है डेप्रिसिएशन। काफी इससे स्टूडेंट्स ऐसे, जो स्टूडेंट्स को समझ में आ जाते हैं वो तो बहुत खुश रहते हैं, और जो उनको नहीं समझ में आते हैं वो बहुत थरथराते हैं इससे। मैं आपको टाइम टाइम पे डेप्रिसिएशन के एग्जांपल्स अभी से देना शुरू करूंगी, ताकि आपका एक फर्म बेस बन जाए, और जब तक हम उस चैप्टर तक पहुंचे आपके मन में कोई खौफ ही नहीं रहेगा डेप्रिसिएशन को लेके। इसका फंडा एकदम क्लियर है। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट कंजम्पशन ऑफ एन एसेट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब जैसे हम फर्नीचर लाए, हम टेबल और चेयर लाए, अब वो टेबल और चेयर, ऑफिस में टेबल और चेयर नहीं होगी तो हमारा कस्टमर आएगा, उसे हम कहाँ बिठाएंगे? तो मतलब वो बिजनेस को रन करने के लिए उस चेयर का होना वहां पे जरूरी है। और अब सालों साल हम वो जैसे आज हम एक वो चेयर ले आए, सेलो की चेयर ले आए भाई, पूरा सेट हम टेबल चेयर्स का लेके आ गए। अब वो आज की डेट में सपोज 50,000 का आया, तो अब वो 50,000 वाला जो फर्नीचर है वो हम ऐसा एस्टिमेट मान के चलते हैं कि वो अगले 10 साल तक हमारे ऑफिस में काम आएगा। 10 साल के बाद हो सकता है उसको रिप्लेस करने की जरूरत पड़े। तो अब 1 साल बीता, कस्टमर आए, बैठे, बिजनेस किया, आपसे सर्विसेज ली, जो भी, वो चले गए। फिर दूसरा साल बीता, फिर तीसरा साल बीता, तो अब ऐसे करके वो फर्नीचर तो घिस रहा है, वो फर्नीचर तो नया नहीं है, और कहाँ घिस रहा है? आपके बिजनेस में घिस रहा है। तो बेसिकली आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस घिसावट का नाम है डेप्रिसिएशन। तो ये जो घिसावट है, आप एक साथ 50,000 का फर्नीचर यदि इसी साल के प्रॉफिट से चार्ज कर देंगे, तो वो तो बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स नॉट अ, कहते हैं ना कि रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने 50,000 का फर्नीचर थोड़ी खरीदा, आपने तो सालों साल काम लेने के लिए, वो एक एसेट का नेचर है आपके लिए। तो अब जब हम इसको जब तक इसका कंजम्पशन रिकॉर्ड हमें करना पड़ेगा कि हाँ 50,000 का फर्नीचर है, 10 साल में हमको लगता है कि इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, 10 साल में हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो हमें प्रॉफिट से थोड़ा 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 अमाउंट हमें चार्ज करके रखना पड़ेगा कि ये इसकी घिसावट का खर्चा है बेसिकली। तो एक्सपेंस में हमारा कंजम्पशन ऑफ एसेट्स भी इंक्लूडेड होता है, इसीलिए हमारा डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है। सो ये तो बात हो गई एक्सपेंसेस की। नेक्स्ट हमारा टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है, अगेन जैसा आपने सेल्स और रेवेन्यू में रिलेशनशिप देखा कि सेल्स एक छोटा टर्म है और रेवेन्यू हैज अ ब्रॉडर स्कोप, सो सेम वे एक्सपेंस तो एक छोटा टर्म है और एक्सपेंडिचर का ब्रॉडर स्कोप आ जाता है। एक्सपेंडिचर में अपना जो ये एक्सपेंस है ये तो इंक्लूड होता ही है, उसके अलावा हमने ऐसा कोई खर्चा किया है जिससे कोई मतलब विच हैज बीन इनकर्ड फॉर बेनिफिट विच इज रिजल्टिंग इन अ लायबिलिटी, कैपिटल नेचर का खर्चा है। लाइक अगर भले वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है, लेकिन हमने ऐसा कोई खर्चा किया है जो कैपिटल नेचर का है, जिसके बेनिफिट्स 1 साल के बाद जाके एग्जॉस्ट होंगे, आज नहीं होंगे। जैसे रेंट हम पे करते हैं तो वो मंथली मंथली करते हैं, मंथली हमने 1 मंथ तक हमने ऑफिस ऑक्यूपाई किया, 1 मंथ का हमने रेंट पे कर दिया। लेकिन सेम में अगर हमने कैपिटल नेचर का एक्सपेंस किया है, ऐसा कोई एक्सपेंस किया है जिसके लिए हमें कोई लायबिलिटी फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी, सपोज प्रीपेड रेंट है। अब प्रीपेड रेंट है, अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमको हर महीने का टेंशन नहीं चाहिए, हमने फरवरी में डिसाइड किया कि हम तो 6 महीने का रेंट एडवांस में देंगे, तो 6 महीने का रेंट जो हमने दिया ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंस नहीं। एक्सपेंस तो हमारा फरवरी और मार्च का रेंट ही माना जाएगा, पर हमारा एक्सपेंडिचर क्योंकि वो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो वो आगे तक भी मतलब हमको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। सो नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं प्रॉफिट गेन लॉस। सो अब बेसिकली ये तीनों टर्म देखने में काफी एक जैसे और इंटरचेंजेबल लगते हैं, पर ये है नहीं। प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर योर एक्सपेंसेस। आपकी सेल्स के अमाउंट से अगर आपका एक्सपेंसेस कम है तो आपको प्रॉफिट होगा, सिंपल सा चीज है। आपका 2000 का सेल है, आपका 1800 का एक्सपेंस, आपको 200 का प्रॉफिट हो गया। अब ये गेन्स क्या बला है फिर? जो ये गेन्स है, गेन्स प्रॉफिट तो आपके होता है यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में। प्रॉफिट तो आप जो आपकी बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो आप जैसे पेन का व्यापार है, आपका पेन आपने बेचे 10,000 रुपए के, उस पेन को या तो खरीदने की या उनको बनाने की कॉस्ट थी सपोज कि 8,000 रुपए, तो 2,000 रुपए का ये तो आपका एक्टिविटी, जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन गेन्स जो होते हैं, जैसे हम बिजनेस जब हम डे टू डे एक्टिविटी में रन करते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस हम करते हैं, तो हमको काफी सारे इंसिडेंटल गेन्स भी होते हैं। इंसिडेंटल गेन्स क्या होता है कि वो बिजनेस के साथ ही, हम वो कमाने नहीं निकले थे लेकिन वो साथ में हो गए। अब कोई एसेट है, जैसे अब मैंने फर्नीचर का एग्जांपल लिया कि 10 साल बाद वो फर्नीचर आपका ऑब्सोलीट हो गया, घिस गया, लेकिन समहाउ वो जो फर्नीचर हमने बेचा फर्नीचर वाला को, हमारी उसकी जो रिटन डाउन वैल्यू, जो बुक्स में वैल्यू थी, वो सपोज 1200 रुपए वैल्यू थी, डेप्रिसिएशन चार्ज करके, घिसावट हमारी हटा के, कि हमारी ये बची हुई रेजिडुअल वैल्यू 1200 है, ये हमें पता है। अब हमारा जो सामने फर्नीचर खरीदने वाला है वो बोलता है मैं तो आपको इसके 1500 रुपए दूंगा,
तो हम मना थोड़ी करेंगे कि नहीं सर हमारी तो वैल्यू 1200 ही है, आप हमको 1200 ही देके जाओ, ऐसा तो हम कहेंगे नहीं। पर अब ये जो 1500 हमने ले लिया तो ये 300 रुपए क्या है, ये है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब सिमिलरली इसमें हमको लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें फर्नीचर की सेल पे गेन ही होता है, हमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स भी हो सकता है। काफी सारे लॉसेस ऐसे होते हैं जो मनी टर्म्स में नहीं होते, लेकिन मनी की वर्थ उससे चली जाती है। अब आपके ऑफिस में मानिए कि मो ब्लैंक का पेन था, किसी एम्प्लॉय ने पार कर लिया, अब लेकिन अब वो मो ब्लैंक का पेन था, वो प्रोक्योर तो किया हुआ था, कॉस्ट तो आपकी लगी हुई थी, अब वो पार हो गया, सेल तो हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ नहीं, तो हमें क्या हुआ, लॉस हो गया, क्योंकि मनी और मनी इज वर्थ इक्विवेलेंट। अगर आपका कुछ लॉस होता है, अगर आपका कुछ चला जाता है जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते थे और आपने नहीं कमाया, तो वो लॉस में आ जाता है हमारा। तो लॉस ड्यू टू फायर, ड्यू टू थेफ्ट, ड्यू टू पिल्फरेज, ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कैलामिटी, वो सब हमारा लॉस टर्म में आ जाता है। सो ये जो बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी, अब ये हम आगे चलेंगे बिल्कुल कहते हैं कि इंटरनल टर्म्स पे, जो हमारे डे टू डे बिजनेस, जो बिजनेसमैन जो होता है वो यूज करता है, और इनमें से काफी टर्म्स ऐसी आपके आपके खुद के फेमिलियर भी होगी। सबसे हमारी प्यारी टर्म है डिस्काउंट, किसे नहीं पसंद है, सभी को पसंद है। अब डिस्काउंट बिजनेस के टर्म्स में क्या होता है कि जब होलसेलर रिटेलर को बेचता है, तो अब आप रिटेलर बोलेगा सर मैं तो आपसे होलसेल में खरीद रहा हूँ, आप मुझे होलसेल का भाव क्यों नहीं लगा रहे हो। अब ऐसे तो हर आइटम की आपकी प्राइस लिस्ट तैयार होती है, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, पर हम तो मोल भाव करते हैं कि हमें तो ये, अब हम तो इतना यूनिट आपसे खरीद रहे हैं, हम तो 500 यूनिट खरीद रहे हैं, तो हमें 500 यूनिट वाला प्राइस दीजिए। तो फिर वो जो सेलर है वो क्या, होलसेलर है वो क्या करता है कि एक अपना एक स्लैब रेट बनाता है, एक अपना एक अलग से पेपर बनाता है कि अगर आपने इतना यूनिट खरीदा तो हम आपको लिस्ट प्राइस पे 10% ऑफ दे देंगे, अगर आपने 1000 यूनिट खरीदा तो हम आपको लिस्ट प्राइस पे 12% डिस्काउंट देंगे, अगर आपने 5000 यूनिट खरीदा तो हम आपको लिस्ट प्राइस पे 15% डिस्काउंट देंगे। तो जब इस कोर्स में वो डिस्काउंट देता है, मतलब वो उतने प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करके उतने पे माल बेचता है, तो इस डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो अब जब हम अकाउंटिंग करने चलते हैं, इस ट्रेड डिस्काउंट की हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट करके आपको कभी भी एक्सपेंस आइटम नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट हम सीधा सीधा सेल प्राइस में से पहले से लेस करके ही हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी यूजुअल पॉलिसी है कि अगर इतना यूनिट आप खरीदेंगे तो इतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा है, ये हम कर रहे हैं हमारे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, तो ये अकॉर्डिंगली हमारे एक्सपेंस में नहीं आता है। दूसरा एक टाइप का डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब बिजनेस के कोर्स में क्रेडिट पे माल खरीदना बेचना, काफी काफी महीनों तक, सालों तक पेमेंट ना करना, ये आम बात होती है, क्योंकि जब आप बिजनेस करने निकले तो आपको अपना बिजनेस यदि बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, तो आपको कस्टमर इज द किंग, कस्टमर के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, और मे बी कभी कभी सप्लायर के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। अब होता क्या है, कस्टमर लोग माल तो ले जाते हैं क्रेडिट पे, वो हमारे डेटर बन गए, लेकिन वो बोलते हैं हम 1 महीने में पेमेंट करेंगे, 1 महीने बाद हम उन्हें फोन घुमाते हैं तो बोलते हैं नहीं अब हम 1 महीने और बाद पेमेंट करेंगे। तो अब अगर आप मार्केट में हैं और नए नए उतरे हैं, आप इस तरीके से कहते हैं नहीं सर मैं तो इस 1 महीने के पेमेंट पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, आप बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो आप ये तो करना नहीं चाहेंगे, आप अपने बिजनेस को खुद हैम्पर नहीं करेंगे, राइट। तो अब आप क्या करेंगे कि अच्छा 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, ठीक है आप 1 महीने बाद पेमेंट कर दीजिए, पर अब आपको तो पेमेंट चाहिए, आपकी तो ऑपरेटिंग साइकिल, आपकी तो मशीन चल रही है, माल बन रहा है, माल एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ऑफिस का एक्सपेंस लग रहा है, फिर आपको आगे माल बेचना है, आपको स्टॉक खरीदना है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपकी तो चक्री चालू है, उसमें उस चक्री में डालने के लिए कैश तो चाहिए। तो अब हम उस डेटर को एनकरेज करेंगे कि अच्छा सर आप एक काम करिए, आपको हम कैश डिस्काउंट देते हैं, अगर आप आज हमें पेमेंट करते हो तो आपका जो पेमेंट अमाउंट है उस पे हम 2% कम 2% हम नॉक ऑफ कर देंगे, 2% हम कम पेमेंट आपसे लेंगे। तो वो डेटर का दिमाग घूम जाता है कि अरे भाई ये तो 2% का सीधा सीधा फायदा हो रहा है आज पेमेंट देने से, और हमारे को क्या फायदा हो रहा है, हमारे पास एक कैश डिस्काउंट का एक्सपेंस जरूर क्रिएट हो रहा है, लेकिन साथ में हमारे जो लाइफ ब्लड है कैश, वो हमारे बिजनेस में डेटर से आ जा रहा है, और हमारा जो डेटर का खाता है वो क्लोज हो जा रहा है, तो वो हम जरूर चाहेंगे। तो वो जो कैश डिस्काउंट है वो इंसिडेंटल है, वो किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे डेटर उस कैश डिस्काउंट को ऑप्ट करें, या ऐसा भी जरूरी नहीं कि हम सारे डेटर्स को कैश डिस्काउंट ऑफर करें। कभी कभी हम खुद चाहते हैं कि ठीक है 1 महीने बाद पैसा आएगा, कोई बात नहीं, तो इट इज मैनेजेबल एज पर आवर ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये जो कैश डिस्काउंट है ये हमारा एक्सपेंस में आ जाता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा वाउचर्स। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिफिकेशन होती है रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वेरिफिएबिलिटी।
इसका मतलब ये है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या कोई अकाउंट्स में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसकी सत्यता कैसे जाने? वो सही से करा हुआ है कि नहीं हुई कैसे पता चले? आपने लिखा हुआ है तो 50,000, आप तो अकाउंटेंट हो, आप तो आदमी हो, आपसे गलती भी हो सकती है। हो सकता है 5 लाख की जगह 50,000 लिख दिया हो। ये हम पता कैसे करें? उस पता करने का तरीका है वाउचर्स। अब जैसे गुड सोल्ड ऑन कैश है, आप सपोज टीवी खरीदने गए, आपने बोला हम तो आज ही सारा पेमेंट कैश में कर देंगे, ठीक है, आप 50,000 का टीवी खरीद के ले आए, तो आपको दुकानदार बिल बना के देता है, कभी आप उस पर ध्यान से देखिए, उसमें लिखा होगा कैश मेमो। तो अब वो कैश मेमो आपने देखा होगा कि वो कार्बन पेपर लगाता है और उसमें नीचे भी कार्बन में एक कॉपी और बनती है। वो कॉपी किसके लिए है? वो कॉपी है वाउचर्स के लिए। उस कॉपी को बोलते हैं वाउचर्स। और वो कॉपी काम आती है आपको 50,000 रुपए का टीवी बेचा ये वेरीफाई करने के लिए। तो इसी सिमिलरली इसी चीज के लिए हर तरीके के वाउचर्स होते हैं बिजनेस में, उनको प्रिजर्व करके रखना जरूरी होता है ताकि वो अकाउंटिंग के काम आ सके और फर्दर ऑडिट के काम आ सके कि जब भी आपके अकाउंट्स की ऑडिट होती है तो आपके वाउचर्स सबसे पहले मांगे जाएंगे कि आपके वाउचर्स कहाँ हैं। तो उनको देख के अच्छा ठीक है भाई, ये टीवी ये इतना 50,000 रुपीज और ये इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अगेन वही है कि ये वाउचर्स जो है ये हम हमें वाउच करते हैं, जैसे इसके नाम में ही है, दे वाउच फॉर द ट्रांजैक्शन कि ये ट्रांजैक्शन हुआ और ये इतने अमाउंट का हुआ और हमने इसे यहाँ इस तरीके से रिकॉर्ड किया है। सो कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है जो एविडेंस करता है ट्रांजैक्शन को, वो होता है हमारा वाउचर्स। अब इतनी देर से मैं गुड्स गुड्स कह रही हूँ, तो आ जाइए हम गुड्स की डेफिनेशन पे भी आ ही जाते हैं। जो गुड्स होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको सेल्स के पर्सपेक्टिव में बोला कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप जिस चीज में डीलिंग कर रहे हैं उसे हम गुड्स कहते हैं। जैसे अब आप मानिए कि जैसे स्टेशनरी शॉप है, तो वो स्टेशनरी शॉप तो पेन रोज बेचता है, नोटबुक रोज बेचता है और पेंसिल रोज बेचता है, लेकिन जिस फर्नीचर पे बैठ के बेचता है उसे तो रोज नहीं बेचता ना। उसे तो जब वो उसकी लाइफ खत्म होगी तभी, तो उसके लिए पेन स्टेशनरी ये सब क्या हो गया? ये हो गया गुड्स। बट अगी सेम हमारा फर्नीचर स्टोर है, पर फर्नीचर स्टोर में तो जो पेन पेंसिल काम आते हैं बिल बनाने के लिए वो हमारे एक्सपेंस हो गए। वो बेच क्या रहा है? फर्नीचर। डेली कोई आता है, आज टेबल बेची, आज चेयर बेची, आज डाइनिंग टेबल बेची, तो वो फर्नीचर उसका गुड्स है, वो फर्नीचर उसका एसेट नहीं है। चाहे वो कितने भी पैसे का है, चाहे वो कितना सब्सटैंशियल अमाउंट भी है, फिर भी वो उसका एसेट नहीं है, क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस डे टू डे उससे डीलिंग कर रहा है। सो जो हमारे गुड्स होते हैं वो हमारा कहते हैं कि जो नॉर्मल कोर्स में हम बिजनेस में जिनको हम बेचते हैं खरीदते हैं वो हमारे गुड्स होते हैं। अच्छा, अब इस गुड्स में भी आपका क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर होता है तो पहले हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो अब वो रॉ मटेरियल भी हम डेली खरीद रहे हैं, डेली प्रोडक्शन हो रहा है डेली, पर वो रॉ मटेरियल हमारा गुड्स नहीं है क्योंकि हम रॉ मटेरियल में डील नहीं कर रहे। रॉ मटेरियल हम आगे कंज्यूम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल से हम वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं, फिर हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, उस फिनिश प्रोडक्ट को हम शॉप पे भेजते हैं। तो उस रॉ मटेरियल को भी भले आप फ्रीक्वेंसी कितनी भी है उसको खरीदने की, लेकिन उससे आप गुड्स की परचेज या सेल नहीं कह सकते। वो आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो आपका एंड प्रोडक्ट है, उसी को हम गुड्स कहते हैं, जिनको हम डे टू डे इसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक टर्म है ड्राइंग्स। ये चित्रकारी नहीं है, बट ड्राइंग्स से आप समझिए, ड्राइंग्स से मतलब है हमारा, जब भी आपको इसका मीनिंग समझने में दिक्कत होए ना, तो ड्रॉ मतलब विड्रॉ। अब विड्रॉ सुनते ही आपको बैंक घूमता है दिमाग में कि बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा विड्रॉ करना है। अक्सर हमारे घर पे हम सुनते हैं बैंक से पैसा विड्रॉ करना है। तो ये जो ड्राइंग्स है ये बेसिकली बैंक से पैसा विड्रॉ करना नहीं, ये ड्राइंग्स है बिजनेस से पैसा डिस्ट्रॉय करना, विड्रॉ करना, सॉरी। तो अब जैसे हमने कैपिटल के बारे में बात की, कैपिटल में हम ओनर क्या करता है कि बिजनेस पैसा बिजनेस में लेके आता है, लेकिन अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसा ओनर बिजनेस से लेके जाता है, पर अब लेके चला गया तो ये नहीं कह सकता अरे ये तो मेरा ही बिजनेस है, मैं लेके चला गया तो क्या हो गया, ले गया क्या हो गया इसमें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि बिजनेस एंटिटी, दो बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। तो इवन इफ ओनर है, अगर वो बिजनेस से पैसा लेके गया है तो दैट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर। क्यों लेके गया, तो उसे हम कहाँ अकाउंट फॉर करेंगे? ड्रॉइंग्स में। उस टर्म्स को उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो हम ये क्या करेंगे कि उसमें हम उसको बताएंगे कि ये इतनी कैपिटल लाया था लेकिन ये इसमें से इतना ले भी गया, तो ये उससे हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है। तो ये जो ड्रॉइंग्स है ये बेसिकली ओनर अगर कोई चीज हमारी लेके जाता है, मनी एसेट बिजनेस के लिए फॉर पर्सनल यूज,
तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। जैसे कुछ कुछ होता है कि हाँ आज घर में कैश नहीं है, लेकिन अब हमको इमीडिएट बेसिस पे कैश चाहिए, तो अब अगर ओनर ये कैश अपने बिजनेस के गल्ले से ले गया, तो फिर आपका सीधा सीधा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। आप ये एंट्रीज में अभी कंफ्यूज मत होइए, जर्नल आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें मैं आपको बहुत इजीली बहुत स्लोली आपको बताऊंगी कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, हाउ डू वी मेक द एंट्री, हाउ डू वी रियली मेक द करेक्ट एंट्री फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अब हम यही आज के टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। ड्रॉइंग्स हमारा हो गया है। नेक्स्ट इज परचेजेस। अब परचेज क्या, अब ऐसे तो हम नॉर्मल टर्म्स में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम हमारे लिए नई ड्रेस लेने जा रहे हैं, हम परचेजिंग करने जा रहे हैं। पर बिजनेस में वो परचेज होती है जब हम जिस माल को हमें बेचना है वो परचेज करके लेके आते हैं, प्रोक्योर करके लेके आते हैं। तो अब ये जैसे दो तरीके की कंसर्न होती है, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग कंसर्न जो होती है, एक इधर से माल खरीदा उधर बेचा, इधर से खरीदा उधर बेचा, वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती है, या वैल्यू एडिशन करती भी है तो वो गुड्स के सब्सटेंस को या गुड्स की शक्ल को नहीं बदलता है, बस सिंपली खरीदा बेचा, दैट इज ट्रेडिंग कंसर्न। और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। नमक होता है, पहले कच्चा नमक आता है, वो फैक्ट्री में पूरा बनता है, फिर उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, एकदम पाउडर जैसा बना दिया जाता है। नमक बड़े बड़े गट्ठों में आता है, नमक ऐसे पाउडर फॉर्म में नहीं होता है। सो बेसिकली वो जो गट्ठे वाला नमक है वो हमारा रॉ मटेरियल है, फिर उसके हम प्रोसेसिंग करेंगे, फिर हम उससे नमक के पैकेट्स बनाएंगे। जो वो नमक का टाटा सॉल्ट का पैकेट बना वो हमारा फिनिश गुड्स है। तो अब जब हमने क्या कहते हैं कि जब वो नमक का गट्ठा खरीदा तो वो परचेजेस थी, लेकिन वो रॉ मटेरियल की परचेजेस थी, फिनिश गुड्स परचेज नहीं थी। रॉ मटेरियल की परचेज भी हम अकाउंट फॉर करते हैं, और फिनिश गुड्स है जो जिसको हम सीधा ट्रेड कर रहे हैं कि इधर से लिया इधर बेचा, तो उसको भी हम परचेजेस में ही दिखा देते हैं। सो अगेन अब हमारा परचेजेस से रिलेटेड ही दूसरा टॉपिक है स्टॉक। आप ये कई बार सुनेंगे, स्टॉक का वैल्यूएशन भी आपके कोर्स में आएगा, और स्टॉक का रिकॉर्डिंग और ट्रीटमेंट भी बहुत अलग रहता है, मतलब एज कंपेयर टू नॉर्मल आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस और नॉर्मल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू से। तो स्टॉक क्या होता है, जो आज की डेट में जो 31 मार्च ऑफ 2020 पे आपका जो माल आपने खरीदा हुआ है या बनाया हुआ है व्हाटएवर, जो अनसोल्ड लाइन है, जो अनसोल्ड नहीं बिका है, हमारी फैक्ट्री के गोडाउन में पड़ा है, उसे हम कहते हैं स्टॉक। इसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, और इसके मतलब दो, इसकी नेचर के हिसाब से इसके दो और नाम है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि 31 मार्च 2020 को सपोज 500 पेन हमारे अनसोल्ड पड़े हैं, तो वो 500 पेन हमारे हो गए क्लोजिंग स्टॉक। और अब अगेन 500 पेन नहीं लिखेंगे हम उसका वैल्यू लिखेंगे कि इतने रुपीस के पेन हमारे अनसोल्ड है। और जैसे ही 1 अप्रैल हो जाती है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, तो 1 अप्रैल को वो ही 500 स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाते हैं, 500 पेन हमारे ओपनिंग स्टॉक बन जाते हैं। तो ये तो हो गई क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की बात। अब इसमें भी जैसे ट्रेडिंग कंसर्न है, तो उसमें तो एक ही टाइप का गुड्स रहेगा, जो हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो उसमें तो हम सिंपली क्लोजिंग स्टॉक इतना रुपीस दिखा देंगे और इट्स डन। बट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, काफी काफी टाइम तक, जिनका प्रोडक्शन साइकिल भी काफी लंबा होता है। जैसे रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन साइकिल से मेरा मतलब है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक बनाने में काफी टाइम, काफी महीने लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 1 महीने में ही तैयार हो जाता है या 2 महीने में ही तैयार हो जाता है। तो अब जब वो हम बात करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन इंटरप्ट ना हो, तो हम रॉ मटेरियल का सप्लाई भी रेगुलर रखते हैं, और उसके ऊपर काम आने वाले वर्क इन प्रोग्रेस के लिए जो हमको कंज्यूमेबल्स चाहिए उसका सप्लाई भी हम रेगुलर रखते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो 31 मार्च को देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है, रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है जिसपे प्रोसेसिंग हुई नहीं है या अब फ्यूचर में होगी। तो हम क्या दिखाएंगे, हम उसको दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, टोटल वैल्यू, लेकिन हम उसको बाइफरकेट करेंगे। रॉ मटेरियल उसमें कितना है, और WIP वर्क इन प्रोग्रेस में कितना है, और फिनिश गुड्स जो हम कंप्लीट गुड्स है जो पर हम बेचे नहीं है अभी तक, अनसोल्ड है, तो उसमें कितना आएगा। इन तीनों को वैल्यू करने के अलग अलग बहुत डिटेल में तरीके हैं, बट हमें यहाँ पे हम रुपी टर्म्स में ही बात करते हैं। यहाँ पे हम कभी भी यूनिट्स नहीं लिखते हैं। हो सकता है कि हम यहाँ पे इंडिकेशन के लिए ब्रैकेट में डाल के यूनिट्स शायद लिख दें, लेकिन जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम मनी मेजरमेंट से ही करते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक के फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में 3 आइटम बन जाते हैं, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स, और ये ही अगले साल में आते ही आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। सो अब हमारी बात करते हैं हम डेटर्स की।
डेटर्स कौन है? डेटर्स वो है जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनको हमने माल बेचा हुआ है क्रेडिट पे, जो हमें बोले हैं कि हम 1 महीने 2 महीने बाद पैसा हम आपको दे देंगे, तो उनको हम कहते हैं डेटर्स। और ये एक इकोनॉमिक वैल्यू है जो हमें फ्यूचर में मिलेगी, तो ये हमारे एसेट्स होते हैं। और जो फ्यूचर है लेकिन इतना भी डिस्टेंस फ्यूचर नहीं है, तो वो हमारी करंट एसेट्स हो जाती है, दैट इज डेटर्स। सो अब इन सब, अब जैसे कई बार होता है कि एक या दो आदमी तो होते नहीं है, अब डाबर है, नेस्ले है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके इनके जो खरीदने वाले हैं, इनसे जो रिटेल स्टोर्स लेके जाते हैं, वो भी बड़ी बड़ी, खुद भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो नॉर्मल है वहां पे क्रेडिट में डील होना, नॉर्मल बात होती है। तो अब अगर ये हमें ये जानना है कि एक्चुअली में आज की डेट में हमको कितने लोगों से पैसा लेना है, तो एक कंसेप्ट है सन्ड्री डेटर्स, मतलब सब चीज का टोटल। अच्छा, ये रिलायंस फ्रेश वाले हमसे इतना लेके गए क्रेडिट पे, उनका इतना इतना टोटल है कि जिनको जो हमको पैसा लेना है। ये बिग बाजार वाले इतना लेके गए, इनसे हमको इतना लेना है। ये ग्रोसरी स्टोर्स वाले इतना लेके गए, इनसे हमको इतना लेना है। तो जो उनका टोटल होता है ए प्लस बी प्लस सी, वो टोटल मिलके बनता है सन्ड्री डेटर्स, जो एक साथ हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हमें पैसा देना है, हमारे अंदर ऑब्लिगेशन क्रिएटेड है कि हमें एक सर्टेन डेट पे इन फ्यूचर उनको पैसा देना है, जिनसे हमने माल क्रेडिट पे लिया है। It could be raw material, it could be consumables, it could be like trading goods also, तो वो हमको उनको पैसा देना है और आज की डेट में हमने नहीं दिया है, तो क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी साइड में आ जाते हैं। अच्छा, अब कई बार होता है कि जरूरी नहीं होता कि क्रेडिटर्स सिर्फ गुड्स के ही हो सकता है हमने मशीनरी ली है, लेकिन आज की डेट में मशीनरी तो हमें चाहिए, लेकिन मशीनरी के एक साथ 5 लाख का पेमेंट हम कर सके वो पॉसिबल नहीं है, पर हमें कोई मशीनरी का बेचने वाला ऐसा मिल गया जो हमें कहता है कि आप क्रेडिट पे ले जाओ। तो अब अगर हम ये दो क्रेडिट्स को मिक्स कर देंगे तो भी दिक्कत है, वो भी आपका प्रॉपर एंड फेयर डिस्क्लोजर, प्रॉपर एंड फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर ऐसे हमारे कोई क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने मशीनरी क्रेडिट पे ली है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। तो एक इंडिकेशन हो जाता है, एक बाइफिकेशन हो जाता है कि ये गुड्स, अच्छा जो क्रेडिटर्स है ये गुड्स के हैं, क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी है, ये हम मशीनरी वालों को हमको पैसा देना है। तो ये तो बात हो गई हमारी अकाउंटिंग टर्म्स की। अब हम बात करेंगे हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अब मैं आपको आपके स्टडी नोट्स का ही एक पिक्चर दिखाने वाली हूं। तो जो मैंने आपके लिए स्टडी नोट्स बनाए हैं, उनमें मैंने ये जो करीब 13 जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनको मैंने बहुत कहते हैं कि शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सो दैट आपको एक लाइन में भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई होप आपको ये अकाउंटिंग नोट्स काफी हेल्प करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है और क्यों जरूरी है। द थिंग इज कि हमें जो हमारे जो अकाउंट्स हैं, सिर्फ हमारे से इम्पैक्ट नहीं होते हैं, वो इम्पैक्ट भी होते हैं कि बाकी फर्म्स उसी सेम उसमें कैसा कर रही है, तो वो हम हमेशा चाहेंगे देखना कि बाकी फर्म्स उसमें कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो कंपेरेबिलिटी कैसे आएगी? कंपेरेबिलिटी तभी आ सकती है जब अगर डाबर के और नेस्ले के अकाउंट्स आपको कंपेयर करने हो, तो इट्स लाइक कि वो दोनों सेट ऑफ अकाउंट सेम अपना फॉलो करें, सेम अपना जो कहते हैं कि फॉलो करें कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम मेथड्स फॉलो करें कि अच्छा ठीक है, स्टॉक का वैल्यूएशन ये भी इस तरीके से ही कर रहे हैं, हम भी इस तरीके से ही कर रहे हैं, तब पॉसिबल है कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, इनका तो क्लोजिंग स्टॉक इतना रहता है लेकिन हमारा क्लोजिंग स्टॉक इससे ज्यादा रहता है, तो इसकी वजह क्या है, तो उसका फिर हम एनालिसिस करते हैं। अब ये कंपेरेबिलिटी तभी आती है जब सारे ऑर्गेनाइजेशन एक सेक्टर में, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सारे ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करें। इंडिया में जो अथॉरिटेटिव बॉडी है वो है हमारी ICI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती हैं
और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, और उन्होंने 13 हमको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं और ऑथराइज करते हैं, जो हमें जो सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, एंटिटीज हैं, उन्हें फॉलो करना है कि ये इस तरीके से हमारे अकाउंट्स बनेंगे। तो जैसा कि आप अपने स्टडी नोट्स में सबसे फर्स्ट देख सकते हैं, अब ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इनको बहुत नामों से जाना जाता है, अकाउंटिंग असम्पशंस, अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हम टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब जो आता है हमारा सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है, हम पहले बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की। अब जो बिजनेस है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि बिजनेस जो है हमारा ओनर से सेपरेट है, और बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पैन कार्ड ही बिजनेस में चला लो, नहीं, आपको आपके बिजनेस को इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसका पैन कार्ड, उसके नाम का पैन कार्ड अक्वायर करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस ऑपरेशनल माना जाता है। तो इसीलिए एक बिजनेस एंटिटी के लिए अकाउंटिंग की जाती है, ओनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं की जाती है। ओनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया ड्रॉइंग के बारे में, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है समहाउ, तो ही हम उसमें, जब तक कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, accounting is done for business and personal transaction of owners are not recorded unless there is an inflow or outflow of business funds। अब जैसे मानिए कि ओनर है, हमने कार खरीदी है और हम कहते हैं कि हम तो उससे फैक्ट्री जाते हैं, तो फैक्ट्री जाने के काम में आती है, तो अब ये तो कार हमारा एक्सपेंस वो हो गया, बिजनेस एक्सपेंस हो गया, हम उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे? नहीं, क्योंकि कार आपकी खड़ी रहती है आपके घर में, उससे 5% ऑफ द टाइम आप फैक्ट्री पे कम्यूट करते हैं, 95% ऑफ द टाइम आपके पर्सनल यूज में आती है। उसके कार का इंश्योरेंस आप अपने नाम पे लेते हैं, उसके कार का जो सारा सर्विसिंग है वो सब आप अपने नाम पे कराते हैं, और बिजनेस में उसका सिर्फ इतना ही है कि वो आपके कन्वीनियंस है कि आप उसमें बैठ के बिजनेस में आते हैं आपका काम करने के लिए। तो ये जो ओनर ने पर्सनल ट्रांजेक्शन किया, कार खरीदी, वो हम बिजनेस में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब जैसे कैपिटल और ड्राइंग्स में ही होता है कि कैपिटल लाया तो बिजनेस में आ गई, तो वो बिजनेस की हो गई, तो वो कैश टू कैपिटल होता है। और ड्राइंग हुई तो ड्राइंग मतलब आप बिजनेस से पैसा ले गए, आप ले गए, लेकिन बिजनेस से तो चला गया ना, तो पर हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट कहता है कि बिजनेस हमेशा ओनर से सेपरेट रहता है। और उसी को माइंड में रख के कि ये बिजनेस सेपरेट है, हम अकाउंटिंग के लिए प्रोसीड करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। भाई हमने डायमंड का बिजनेस शुरू किया, बहुत स्टेटस वाला बिजनेस है, हमको स्टेटस झलकना चाहिए कि हमारा डायमंड का बिजनेस है। हमने रोलेक्स की वॉच खरीद ली, रिस्ट वॉच खरीद ली, कि हम जब भी टाइम देखेंगे तो कस्टमर को लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत रईस आदमी है, इसका बिजनेस तो कभी फ्लॉप होने ही नहीं वाला, ये तो रोलेक्स की घड़ी पहनता है। पर अब आप कहें कि ये रोलेक्स की घड़ी को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर दूं, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसे बिजनेस के लिए नहीं खरीदा, आपने इसे खुद के लिए खरीदा। नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी मैं आपको बार बार एक ही बात रिपीट करती जा रही हूँ कि कभी भी हम फिजिकल यूनिट्स में बात नहीं करते, मॉनेटरी यूनिट्स में बात करते हैं। ये कहता है ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड इन देयर मॉनेटरी यूनिट वैल्यूज एंड नॉट इन फिजिकल वैल्यूज। ये हमारे गैप से आता है कि हमें ये करना है, और जो ऐसे जो ट्रांजैक्शंस है जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये सेम बात हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं कि जैसे हमने प्लांट मैनेजर अपॉइंट किया, पर वो बहुत क्वालिफाइड है, बहुत मतलब सुपर क्वालिफाइड प्लांट मैनेजर है, बहुत रेपुटेशन उसका अच्छा है, हमने अपॉइंट किया। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है बिजनेस के लिए, लेकिन ये मनी टर्म्स में अभी मेजरेबल नहीं है। ये तब मेजरेबल है जब उसका हम सैलरी पेमेंट करेंगे। सो बेसिकली मनी टर्म्स में ही हम अगेन उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते हैं। अब एक और एग्जांपल इस मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट का हम ले सकते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट है, बहुत क्रिएटिव है हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट, बट उस क्रिएटिविटी को आप कहीं अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, बिकॉज क्रिएटिविटी हैज नो प्राइस, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। सो अब तक आप आई थिंक समझ गए होंगे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इज कि हम जो चीज मनी में मेजर हो सकती है, नॉट नेसेसरीली कैश, क्रेडिट, लॉस, व्हाटएवर, जो चीज मनी में एक्सप्रेसिबल है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है हमारे कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स के सेग्रीगेशन के लिए। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ये बिजनेस है, हम एक ये पॉजिटिव होप रखते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ये बिजनेस है ये इनडेफिनेटली चलता रहेगा और ये फोर्सिएबल फ्यूचर तक कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। अब ये जब हम अजम्पशन लेते हैं,
तो पहले हम ये सोचे कि हम ये अजम्पशन लेते ही क्यों है। ये अजम्पशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आज हम हमारे घर में देख लीजिए, घर में हम वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, तो हम ये तो नहीं सोचते कि ये वॉशिंग मशीन 1 महीने में खराब हो जाएगी। हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो सालों साल चलेगी, बड़ा खर्चा हमने किया है, हम उसके लिए जगह क्रिएट करते हैं, हम उसके लिए पानी का व्यवस्था करते हैं, हम उसके लिए बिजली का व्यवस्था करते हैं कि अब ये तो सालों साल चलेगी। ये पानी बिजली इतना इतना ऊपर से खर्चा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये लंबी चलेगी। एक वॉशिंग मशीन के लिए हम नहीं सोचते कि ये टूट जाएगी या 1 महीने में खराब हो जाएगी। तो हम एक बिज़नेस के लिए भी नहीं सोचते हैं कि ये लाइक 2 साल में बंद हो जाएगा। अनलेस इसके भी 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कि या तो हम कोई लीगल फॉर्म ही उस बिज़नेस का ऐसा है, जैसे जॉइंट वेंचर है, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। गवर्नमेंट ने कह रखा है ये ब्रिज आपको बनाना है। अब ये ब्रिज बन जाएगा तो आपका वो मैटर क्लोज है। तो वो गोइंग कंसर्न असम्पशन नहीं ले सकता। अब आपका बिज़नेस इल्लीगल घोषित हो गया। इल्लीगल घोषित हो गया, तुरंत इसी इफेक्ट से आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर आते ही बंद करना है, तो उसी मोमेंट से आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न होना सीज हो गया। अब अगर हम ये असम्पशन नहीं लेते हैं तो क्या होता है, गोइंग कंसर्न असम्पशन अगर हम नहीं लेंगे तो हम जो भी खर्चा करेंगे, एक्सपेंडिचर एक्सपेंस जो भी करेंगे, हमको सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में ही चार्ज करना पड़ेगा। तब हम फिर वो नहीं कर सकते कि हम ये एसेट का यूज कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जो डेप्रिसिएशन घिसावट, वो हम नहीं कह सकते कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और हम एसेट को धीरे 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 डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि एसेट की लाइफ 10 साल है, पर आप अपने बिजनेस की लाइफ तो 10 साल मान ही नहीं रहे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? फिर तो हम एसेट भी खरीदेंगे तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना पड़ेगा हमें, विच इज नॉट अ ट्रू एंड फेयर, कहते हैं ना, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ उससे नहीं आ सकती। सो बेसिकली हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है, और अकाउंटिंग भी हम उस तरीके से ही करते हैं। अब जब ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर वायलेट हो जाती है तो क्या होता है? अगर ये अजम्पशन किसी भी रीजन से वायलेट हो गई है, कोई इतनी मेजर फायर लग गई कि अब बिजनेस सस्टेनेबल ही नहीं है, अब सब कुछ स्क्रैप के भाव बेचना ही पड़ेगा, तो उस केस में आपके जो एसेट्स हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से एनआरवी पे आ जाते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब आज की डेट में उनकी सेल प्राइस क्या है, अगर उनकी सेल प्राइस स्क्रैप के भाव भी है तो भी आपको एनआरवी पे उस एसेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और लाइबिलिटी आपकी एज इट इज स्टैंड रहेगी, क्योंकि लाइबिलिटी तो एक्सटर्नल्स का क्लेम है। लाइबिलिटी आपके हाथ में तो नहीं है कि लाइबिलिटी आप कम कर दें, वो तो इलीगल हो जाएगा। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन जब वायलेट होती है तो एसेट्स हम हमारे एनआरवी पे ले आते हैं। ये हो गया हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक जो मैं बार बार टर्म ले रही हूँ यूज में, वो है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर, इंडिया में क्या लाइक अब्रॉड भी जो फाइनेंशियल ईयर यूज होता है, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल जो ईयर जो यूज होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। वो कहां से आया? वो इस अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से आया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड इज अ स्पैन ऑफ टाइम फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो अबाउट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एज वेल एज फाइनेंशियल ऑफ पोजीशन ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब आज बिजनेस चालू किया, अकाउंटिंग करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, कहीं एक पॉइंट पे हमें नेसेसिटी महसूस होगी कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है पता तो चले। तो उसके लिए एक स्पैन ऑफ टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, अब 1 साल हो गया, अब हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हमें रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन पता चलेगा, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और एक बनाएंगे हम बैलेंस शीट, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी कि अच्छा इतने एसेट्स है और इस इतने एसेट्स के अगेंस्ट इतनी कैपिटल है और इतनी लाइबिलिटीज है। तो अब जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में बनते हैं, दैट इज नॉर्मली 1 ईयर। तो जो 1 ईयर में बनते हैं तो ये एक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मिल जाता है। 1 अप्रैल इज द स्टार्ट पॉइंट, 31 मार्च इज द एंड पॉइंट। आप पहले के टाइम में देखेंगे लाइक 50 साल 60 साल पहले, तो जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे वो दिवाली से दिवाली अकाउंट्स बनाया करते थे कि एक दिवाली पे बही खाते बंद करेंगे और उसी दिवाली पे नए बही खातों में हम नया नया अकाउंटिंग शुरू करेंगे। वो सिस्टम बंद इसलिए हो गया क्योंकि टैक्सेशन रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल नहीं होता था। जो टैक्सेशन आप हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है वो रिक्वायर करता है कि हमको आपके जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है वो हमको चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में। तो उसको कंप्लाई करने के लिए ये अकाउंट्स का रूप भी बदलता गया और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब बनाते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च से, और उसको जो बैकिंग मिलती है वो मिलती है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से। तो अब आपका ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी हो गया है। और अब एक बात इसमें इंपॉर्टेंट और ये है कि अकाउंटिंग पीरियड के लिए जब हम बात करते हैं तो हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को कंसिडर करेंगे जो उस पीरियड में फॉल करते हैं, बी इट कैश बी इट क्रेडिट, जो उस पीरियड में फॉल करते हैं हम उन्हीं को यूज करेंगे। ये नहीं है कि हम पिछला भी इसी में मर्ज करके कर देंगे। एक बात और आती है कि जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया ही नहीं 1 अप्रैल, आपने तो 1 मई से बिजनेस स्टार्ट किया,
तो अब हम क्या करेंगे? तो उस पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसा प्रोविजन है कि उस फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस के लिए एक डीम्ड फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट है कि वो 1 मई से लेके 31 मार्च को पूरा फाइनेंशियल ईयर मान लिया जाएगा। ये ईज है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ आपके अकाउंटिंग के लिए। उसके बाद से तो आपका रेगुलर 1 अप्रैल से 31 मार्च ये ऐसा ही रहने वाला है। सो अब है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, हम पढ़ते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। तो अब ये जो कॉस्ट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है, ये हिस्टोरिकल है और इसका कहना है कि जो हमारे एसेट्स है उसे हम ओरिजिनल कॉस्ट पे इंक्लूड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ऐसी कोई भी कॉस्ट, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो हमें इनकर करना पड़ रहा है, जो हमें वहन करना पड़ रहा है उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए कि वो सीधा प्रोडक्शन चालू कर सके। तो अब ये कॉस्ट कंसेप्ट के पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हम ऑब्जेक्टिविटी एक्सपेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी मतलब इम्पार्शियल बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वेरिफिएबल होनी चाहिए, ये रिलायबल होनी चाहिए कि हाँ जो है वो बिल में लिखा हुआ है। तो कॉस्ट कंसेप्ट हमें ये हेल्प करता है कि हम अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम इजीली किसी भी डे पे वाउचर उठा के देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये इतने रुपए का आया था और ये इतने रुपए का ही अकाउंट्स की बुक्स में बोल रहा है। अब इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन में ये है कि ये कभी भी फेयर वैल्यू अकाउंट फॉर नहीं करता। अब जैसे हमारे एसेट्स है, अब आपने एसेट्स के नाम पे ऑफिस में टीवी लगवाया, अब आपने जब खरीदा था वो टीवी 40,000 का था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, 4 की टेक्नोलॉजी आ गई, गोल्ड 4 के टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब वो वही टीवी की वैल्यू 30,000 हो गई है। तो ऐसे तो आपकी एसेट की वैल्यू डिप्लीट हुई है, लेकिन आप तो अभी भी 40,000 पे दिखा रहे हो क्योंकि आपने 40,000 में खरीदा था। तो ये एक जरूर इस कॉस्ट कंसेप्ट की लिमिटेशन है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने इम्पेयरमेंट की बात कर रखी है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन की बात कर रखी है। वो काफी एडवांस कंसेप्ट्स हैं जो आपके 12th स्टैंडर्ड, मे बी 12th स्टैंडर्ड में, मे बी 12th स्टैंडर्ड के बाद ही आएंगे। बट हाँ, कॉस्ट कंसेप्ट हमारा मेजॉरिटी ये काफी ऑब्जेक्टिव है, काफी फ्रूटफुल है और इससे हम वेरीफाई भी इजीली कर सकते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हमने क्या दिखाया है और हमने क्या किया है, क्योंकि अकाउंट्स हमेशा सबूत मांगता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जो डुअल एस्पेक्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, बट अब आज हम और उसको क्लियरली पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का फाउंडेशन है। ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का, कोई भी ट्रांजैक्शन उसके दो इफेक्ट होते हैं, इसलिए उसे दो जगह रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तभी वो सही मायने में ट्रू एंड फेयर रिकॉर्डिंग है। कैसे दो इफेक्ट होते हैं हम तो नहीं समझे। द थिंग इज कि गुड सोल्ड फॉर कैश, हमने माल बेचा कैश पे, तो यहाँ क्या हुआ? दो चीजें हुई, माल बेचा यानी हमारा स्टॉक कम हुआ और कैश आया यानी हमारा एसेट, जो एसेट में स्टॉक है, एसेट में दोनों आइटम है, स्टॉक भी है कैश भी है, लेकिन जब हमने माल बेचा तो हमारा स्टॉक कम हुआ और कैश बढ़ गया। तो बेसिकली दो जगह इफेक्ट आया हमारा। अब नेक्स्ट हुआ हमारा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे हमने सपोज मानिए कि हमने कैश में नहीं बेचा, हमने क्रेडिट में बेचा। तो अब हमने क्रेडिट में बेचा तो क्या हुआ? माल तो गया, तो मतलब स्टॉक में से कम हुआ, लेकिन अब वो पर्सन जिसको हमें पैसा देना है वो हमारा डेटर बन गया, तो अब वो डेटर एसेट साइड फिर से बढ़ गई। तो अब यही है कि हर इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन का हमारा डुअल इफेक्ट होता है, इसलिए हम हमेशा दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। और मतलब अरिथमेटिक इसमें एरर का चांस नहीं रहता है क्योंकि आप दो जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं एक ही चीज को। तो इसको इस जो इफेक्ट आ रहा है डबल इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल। अब हमारी एक इक्वेशन में इसको हटा देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है,
एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन में हर बार ट्रू प्रूव करेगी। कैसे हम देखते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि गुड्स सोल्ड ऑन कैश ₹10,000। तो अब क्या होगा कि सपोज आज की डेट पे हमारी जैसे अभी हमारा जो एसेट का बैलेंस है वो 40,000 है और लाइबिलिटीज का बैलेंस भी हमारा 40,000 है। ठीक है, तो जब हम यदि गुड सोल्ड ऑन कैश, कैश में पैसा बेचा, कैश आया प्लस 10,000, तो ये साइड क्या हो गई 50,000। अब ये तो आप कह रहे थे बराबर होगा, ये तो नहीं है बराबर, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, गुड्स गया, गुड्स गया मतलब स्टॉक में से हमारा 10,000 माइनस हुआ, यानी कि 40,000 जो बराबर हो गया हमारा। सो ये जो डुअलिटी प्रिंसिपल है ये हमेशा ट्रू होल्ड करेगा, दैट इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जब हम अकाउंटिंग करने चलते हैं, जब हम जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेशन है ये हमेशा होल्ड ट्रू कर रही है या नहीं कर रही है। अब आप एक और एग्जांपल देखिए, ओनर इन्वेस्टेड 10,000 इन बिजनेस। ये सबसे फर्स्ट एंट्री होती है बिजनेस की। इन्वेस्टेड माने कैश में, तो हमारे एसेट साइड में कैश हो जाएगा ऐड, ठीक है, लेकिन यहां हमारी कैपिटल खड़ी हो जाएगी 10,000, तो ये बराबर हो गया। सो हमारा हो क्या रहा है कि कैश तो आ रहा है लेकिन उसका क्लेम भी क्रिएट हो रहा है, अगेंस्ट उस एसेट के क्लेम क्रिएट हो रहा है, तो वो क्लेम को हम किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये हमेशा बैलेंस रहेगी और इसका नाम इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये हमारे डबल एंट्री जो सिस्टम होता है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम है, उसका ये बहुत बड़ा बेस है और ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके हमेशा दो इफेक्ट होंगे, दो इम्पैक्ट होंगे और वो दो जगह रिकॉर्ड होगा। रेंट पे किया तो रेंट आपका एक्सपेंस इनकर हुआ, एक्सपेंस इनकर हुआ तो आपका प्रॉफिट नीचे आया, प्रॉफिट नीचे आया तो आपका एसेट कम हुआ, राइट। और पे किया यानी कैश गया, कैश गया तो हमारा एसेट वापस उसी अमाउंट से कम हुआ, तो वो मामला बराबर रहता है। और कैपिटल कम हुई, सॉरी, जो हमने इनिशियली रेंट पे किया, एक्सपेंस पे किया, तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हुआ, तो वो कैपिटल में जाके आपका प्रॉफिट ऐड होता है, तो कैपिटल आपकी कम हुई और इधर आपका कैश कम हुआ। तो ये जो डुअलिटी है ये हमेशा रहेगी। सो आज के लिए मुझे लगता है इसी पे हमें रोक देना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और मैं आपसे इतनी उम्मीद करती हूँ कि आप ये जो 5 कंसेप्ट है इनको स्टडी नोट से और आपके 11th स्टैंडर्ड की बुक से भी अच्छे से आप इनको रिवाइज करेंगे। कुछ भी डाउट्स है तो आप डेफिनेटली मुझे पिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के, आज हमने 6 कंसेप्ट पढ़े हैं, बाकी के जो टोटल आपके 13 कंसेप्ट हैं, बाकी के 7 कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज काफी बेटर लगा होगा क्योंकि इट इज लेस थ्योरी एंड मोर प्रैक्टिकल, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये प्रैक्टिकल होता चला जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा क्योंकि आप प्रैक्टिकल विद थ्योरी से कनेक्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर द डे।